कांग्रेस पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। लड़ना, संघर्ष करना और जीतना तो बहुत दूर की बात है, वजूद बचाना, कुनबे को समेट पाना और अपनी ही विचारधारा को अपनाना, ये भी अब कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। राजनीतिक दलों में पाला बदलना, पार्टी में आना जाना आम बात है, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो किसी डिजास्टर की तरह से है। 24 घंटे नहीं होते कि 4-5 बड़े विकेट गिर जाते हैं। जितना समय हफ्ता निकलने में लगता है, उतने में कई कांग्रेस के नेता पार्टी से निकल चुके होते हैं। कांग्रेस एहसान गिनाती है, जाने वालों को कमजोरी बताती है, लेकिन आईना देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। बीते 2 चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को अगर आधार माने तो पता चलता है कि कांग्रेस का डाउनफॉल किसी वाटरफॉल को भी टक्कर दे सकता है। कभी 400 पार जा चुकी पार्टी आज 40 के लिए भी संघर्ष करती दिख रही है। पार्टी से लेकर परफॉर्मेंस तक का अगर डायग्नोसिस करते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस के भीतर एक ऐसी समस्या है जो दोनों परेशानियों की जड़ है। वो जो समस्या है वो कांग्रेस छोड़कर निकलने वाले कई नेता जो हैं वो बार बार वक्त पर बताते रहे हैं। आज एक बार फिर संजय निरुपम ने बड़ी ही सावगोई से इस बात को दोहराया। कांग्रेस के पतन के 1-2 नहीं बल्कि 5 पावर सेंटर्स को उसका एक बड़ा कारण बताया। तो सवाल ये, कौन है वो पावर सेंटर्स, ये खुद संजय निरुपम की जुबानी आपको सुनाएंगे। फिर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे इन पावर सेंटर्स ने कांग्रेस को सर्वाइवल के संकट के करीब ला खड़ा किया है। पहले सुनिए क्या कुछ कहा संजय निरुपम ने। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है। संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो संजय निरुपम के सवाल जो हैं वो पहले भी कई बार कई कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता, छोटे हों बड़े हों, उठा चुके हैं और कांग्रेस का वोटर भी कई बार ये सवाल पूछता है कि आखिर पार्टी में हो क्या रहा है, पार्टी करना क्या चाहती है, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। तो आज यही सवाल, इसी का विश्लेषण हम करेंगे। कुरुक्षेत्र में हमारे साथ खास मेहमान हैं, आरती टिक्कू जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट और विजय त्रिवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सवाल यही है कि कांग्रेस के जो पावर सेंटर्स हैं इसमें से क्या सोनिया गांधी कांग्रेस की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, क्या राहुल गांधी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, क्या प्रियंका गांधी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, या फिर खड़के और वेणुगोपाल स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी? विजय त्रिवेदी जी, 5 पावर सेंटर्स कभी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खात्मे की वजह बनी थी, अब कहीं राष्ट्रीय स्तर पर यही मल्टीपल पावर सेंटर खात्मे की वजह ना बन जाए कांग्रेस के। जी, पावर सेंटर कौन है कौन नहीं है ये तो संजय जी ने बताया, लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। कांग्रेस लीडरशिप यही कर रही है, धूल चेहरे पर है। गलती पावर सेंटर्स में 5 कहें, 1 कहें, जो भी लीडरशिप है उसकी गलती है कि वो उन चीज़ों को नहीं देख रही। बार बार क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस के जो, अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जो इन सब पावर सेंटर्स, जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है उसके बहुत करीबी, बहुत विश्वस्त माने जाते रहे। कांग्रेस का कार्यकर्ता छोड़कर नहीं गया है। कांग्रेस के वो जमीनी लीडर्स जो लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं वो पार्टी छोड़कर नहीं गए। अशोक गहलोत पार्टी छोड़कर नहीं गए, सचिन पायलट का पार्टी छोड़कर नहीं गए, लेकिन संजय निरुपम जाते हैं, रोहन गुप्ता जाते हैं जो पार्टी की इकोनॉमिक कमेटी के बड़े
वो नाम गिने जाते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। गौरव वल्लभ साहब आज आ गए हैं, वो भी फाइनेंस का काम कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जो राहुल गांधी की कोटरी के लोग माने जाते हैं, अशोक चौहान जो गांधी लीडरशिप के बहुत करीबी लोग माने जाते हैं, मतलब जिन लोगों को पार्टी ने सबसे ज़्यादा दिया, जिन लोगों को पार्टी का नेतृत्व सबसे ज़्यादा अपने करीब मानता रहा, वो इनको छोड़ के जा रहा है। इसलिए अब ये रोज़ बहाने, पीनाथ जी जाएंगे तो कहेंगे नहीं ईडी का डर लग गया, विजय त्रिवेदी जाएंगे तो कहेंगे इनको दूसरी बात नाराज हो गए, इनको टिकट नहीं मिला था, आरती जी जाएंगी तो कहेंगे इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। ये सब छोड़ने की बजाय ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है कि कांग्रेस पार्टी इंट्रोस्पेक्ट करे। और ये भी बहाना मैं नहीं मानता कि नहीं सत्ता नहीं है इसलिए। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी तो 40 साल 45 साल सत्ता में थी नहीं, और उसके बाद जब यूपीए सरकार आई, यदि पुराने हिस्से को छोड़ दें 2004 से 2014 10 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही है। कितने लोग छोड़कर गए? इसका मतलब आपको ठीक से देखना पड़ेगा कि ये बहाने बनाएं, दबाव लगाया कि उनका दबाव है, अमित शाह साहब का दबाव है, ईडी का है, सीबीआई का, इसको छोड़ने के बजाय इंट्रोस्पेक्ट करें कि असल परेशानी क्या है, और ये असल परेशानी लीडरशिप के अंदर है, तो उनको सब चीज़ें देखनी होगी। आरती टिक्कू जी, लीडरशिप के अंदर परेशानी की बात है, वो कह रहे हैं 5 पावर सेंटर हैं जिसका जिक्र विजय जी ने किया, लेकिन क्या राहुल गांधी जो ट्रांजिशन हुआ था पार्टी का, एक सत्ता का स्थानांतरण हुआ था, तो क्या राहुल गांधी अपने आप को एक लीडर के तौर पर आज भी स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं? देखिए, राहुल गांधी इनफैक्ट मैं सोर्स मानती हूँ उस जो पतन हुआ है कांग्रेस का पिछले कई सालों में, वो उसका एक सोर्स है। लेकिन लीडरशिप एक तरफ, आइडियोलॉजिकल वैक्यूम या आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कांग्रेस के पतन का। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें, कांग्रेस ने बहुत लंबे अरसे तक अपने आप को गरीबों की पार्टी अपने आप को प्रोजेक्ट किया उस तरह से। दूसरा, उन्होंने आइडियोलॉजिकली ये दिखाया कि वो बहुत सेक्युलर है, बहुत मुस्लिम अपीजमेंट का जो पॉलिटिक्स रहा कांग्रेस का लगातार 80 के दशक से और अभी भी चल रहा है, वो भी एक बहुत मूल कारण है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग जो है उनको ये समझ आ रहा है कि भारत देश जो है वो काफ़ी बदल गया है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, लोगों में जागरूकता आई है। लोग अब वो जितने भी झूठ कांग्रेस पार्टी ने पिछले 30-35 साल में बोले और जिसकी वजह से वो पावर में आए, कभी पावर में रहे, वो झूठ एक्सेप्टेबिलिटी जो उसकी है वो अब नहीं रही जी। तो एक तरफ तो बिल्कुल राहुल गांधी जो उनकी इमेच्योरिटी है पॉलिटिक्स की, जो उनका पर्सनालिटी है ओवरऑल, कि वो लगते नहीं है कि वो सूटेबल है राजनीति के लिए। तीसरा, ये जो परिवारवाद का एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं मानूंगी कि बीजेपी में इसमें सक्सेसफुल हुआ। खासकर मैं कहूँगी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस एक इशू को लेके बहुत सक्सेसफुल हुए, जो उन्होंने लगातार पिछले 10-15 साल से ये कहा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। जो उन्होंने ये कहा कि नेहरू गांधी की फैमिली जो है लगातार पिछले 75 साल से पूरे पावर पे कब्जा करके बैठी है और वो किसी और को आगे बढ़ने नहीं देती। राहुल गांधी ही माने जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के, वो बोले या ना बोले। यही माना जाता है कि सोनिया गांधी का पूरा समर्थन जो है अपने बेटे के पीछे है, और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के बीच में जो दरार है, बड़े दो कैंप्स खड़े हो गए। यानी आप किसी दूसरे नेता को उभरने ही नहीं देते, आगे आने ही नहीं देते हैं, और जो आपका वारिस है, जो आपका उत्तराधिकारी है, क्या वो इतना केपेबल है, क्या वो फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना चाहता है? ये भी बार बार एक सवाल उठता है कि अगर एक नेचुरल लीडर के तौर पर, एक फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर, एक अच्छे वक्ता के तौर पर, एक अच्छे कम्युनिटी के तौर पर राहुल गांधी अगर नहीं स्टैब्लिश हो पा रहे हैं, जनता से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं कोई विकल्प आगे बढ़ने दिया जाता है? हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक रागी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी संगीत रागी जी कि एक पार्टी के अंदर क्या ये जिद, ठीक है, अगर आपको परिवारवाद पर चलना है तो आप अग्रेसिवली परिवारवाद पे भी नहीं चल रहे हैं, आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, फुल टाइम पॉलिटिक्स में आएंगे, प्रियंका गांधी अभी तक हाफ लॉन्च हुई हैं, तो अगर परिवारवाद पे ही चलना है, चलिए आपकी मर्जी, आप अपनी पार्टी कैसे चलाते हैं, तो उस पर तो स्टिक टू रहिए, उस पर तो एग्रेसिवली चलिए, वो भी नहीं कर रहे हैं आप।
देखिए, मामला सिर्फ परिवारवाद का नहीं है। राहुल गांधी के बारे में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, एक आप ऐसा राहुल गांधी नाम का एक ऐसा स्टार्टअप प्रोजेक्ट है कांग्रेस पार्टी का जो बार बार फेल करता है, 21, 22, 23 चुनावों में लगातार हारता है, लेकिन बार बार उसको आप सीड मनी दे करके फिर आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस क्या अब इससे उभरने की क्षमता रखती है। मेरा ऐसा मानना है कि वैचारिक तौर पर और नेतृत्व के स्तर पर नेतृत्व इतना बौना है कि मुझे नहीं लगता है कि आज के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने वो फिर से दोबारा खड़ा होगा। आज की स्थिति में मानता हूं कि केंद्रीय स्तर पर आज की जो कुछ भी है वो क्षेत्रीय छत्रपों के कारण कांग्रेस कुछ बची हुई थी। नहीं तो यदि आज के केंद्रीय नेतृत्व को देखें तो आज न उनमें वोट, जिसको कहते हैं क्राउड पुलर जो होता है, न तो वो क्राउड को मैनेज कर ला सकते हैं, अपने आकर्षित करने की क्षमता रह गई है, न उसे वोट में कन्वर्ट करने की क्षमता रह गई है। लेकिन चूंकि एक ऐसा परिवार है जिसने कभी भी दूसरे परिवारों को नेतृत्व बढ़ने ही नहीं दिया, और ये श्रीमती गांधी के समय से ही शुरू हुआ, कोई नेता बढ़ नहीं पाया। नतीजा है कि यदि आप गांधी परिवार को हटाते हैं तो कांग्रेस ऐसे ही बिखर जाएगी। और गांधी परिवार के रहते हुए कांग्रेस में एक जैसे कैंसरस स्थिति हो गई है, जिसका लाइलाज बीमारी है। कांग्रेस देखिएगा, जैसा कि आपके कल भी शो में आया था कि कांग्रेस अपने राजनीतिक पतन के सबसे न्यूनतम स्तर पर इस चुनाव में होने जा रही है। ठीक है, तो इसी को फर्दर हम एनालिसिस करते हैं। आपने सोनिया गांधी जी का जिक्र किया है, तो आज यहाँ पे संजय निरुपम ने भी कहा है कि 5 पावर सेंटर्स जो हैं, उन एक एक पावर सेंटर को यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी एक वक्त पे सत्ता तक ले गई थी, पार्टी को जोड़ा भी था, लेकिन आज क्या वो जिम्मेदार हैं इस हालत के लिए? देखिए, कांग्रेस में सोनिया गांधी जी को सबसे मजबूत नेता के तौर पर देखना चाहिए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 91 के बाद देखिए, राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस जिस दौर में गुजरी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए एक आधी अधूरी सरकार के, और उसके बाद 96-98 में जिस तरह से कांग्रेस खराब हुई थी स्थिति में, उसको सोनिया गांधी वापस लेकर आई, जबकि वो उनके लिए एक कालखंड बहुत अच्छा नहीं था, कांग्रेस के राज में भी, कांग्रेस की पार्टी के अंदर भी, लेकिन वो वहाँ से लेकर आई। उसके बाद वो लगातार लगी रहीं और कोशिश करती रही, और उन्हीं के नेतृत्व में 2004 से 2014 तक सरकार भी बनी, वो लगा रहे। लेकिन उसके बाद जब लीडरशिप चेंज हुई, मोटे तौर पर राहुल गांधी जब आए हैं, और सोनिया गांधी ये जानते हुए कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, जानने का मतलब कि उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो नहीं है, उसके बाद वो उनका साथ देती नहीं, या जब बोलना था या फैसला करना था तब उन्होंने फैसला नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी मैं उन्हें मानता हूं। लेकिन आज भी जो 5 पावर सेंटर्स हैं उसमें सोनिया गांधी सबसे मजबूत लीडर के तौर पर मैं देखता हूं। यदि गठबंधन की भी बात करें तो आज सोनिया गांधी की इतनी इमेज है कि जितने इंडिया गठबंधन के दल हैं वो सब उनकी बात मानने को तैयार होते हैं, लेकिन अब उनका पार्टी पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है, ये एक मुश्किल बात है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, परिवारवाद से हमने बहस शुरू की। एक तो हिंदुस्तान को अगर समझें तो हिंदुस्तान का जो आम आदमी है ना, वो परिवार के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान का आम आदमी परिवार के खिलाफ नहीं है, वो परिवार तो चलते ही, उनके व्यवसाय में चलता है, उनकी दुकान में चलता है, उनके धंधे में चलता है, उनके प्रोफेशन में चलता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग परिवारों से है, और केवल कांग्रेस पार्टी में परिवार हो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरी और पार्टियाँ, सब जगह परिवार चल रहा है, अलग अलग स्तर पर परिवार चल रहा है। अब प्रोग्राम ही आपने 40 मिनट का रखा है, क्योंकि नाम तो 200 होंगे जिनको गिनाऊं मैं। जी। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस बहस का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग आज आए हैं, आज हम कांग्रेस का ही डायग्नोसिस और डायसेक्शन करते हैं, क्योंकि संजय निरुपम ने 5 लोगों की बात बताई, तो एक फैक्टर, एक नाम जो एक पावर सेंटर है सोनिया गांधी, उनके प्लस और माइनसेस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। अब दूसरे नाम पर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जिक्र हुआ है, उनके बाद में चलेंगे, पहले प्रियंका गांधी पर आ जाते हैं। आरती टिक्कू जी, प्रियंका गांधी आ भी रही हैं, नहीं भी आ रही हैं, तो वो कितनी जिम्मेदार हैं कांग्रेस की इस हालत के लिए? देखिए, प्रियंका गांधी जो है, उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन हम देखें, सोनिया गांधी जी के इनफैक्ट स्पीचेस कहते हैं कि प्रियंका गांधी ही लिखती थी हिंदी में, और वो लगातार उनकी एडवाइज़र भी रही है सोनिया गांधी की, और साथ ही साथ वो अपने भाई का भी पूरा समर्थन करती है, जगह जगह दिखती हैं, और हर पॉलिटिकल रैली जहाँ
लोग ज़्यादा आए वहाँ आपको प्रियंका गांधी भी दिखेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी का पूरा राजनीतिक करियर अगर देखें तो वो ये कह सकते हैं कि वो सेफ प्ले करती हैं। वो कभी भी उस दायरे से बाहर नहीं निकली जहाँ पे उनको डायरेक्टली चैलेंज फेस करना पड़े या जहाँ पे उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े या जहाँ कोई उनको ब्लेम लेना पड़े। तो प्रियंका गांधी ने अपना दामन, राजनीतिक दामन जो है अभी तक मैं कहूँगी साफ रखने की कोशिश की है। लेकिन उनकी बैगेज, पॉलिटिकल बैगेज माना जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा उनके पति, चूंकि उनके खिलाफ कई सारे आरोप है, वो कितना अपने आप को बचा पाएंगी और कितना इस दोनों तरफ से सेफ प्ले कर पाएंगी जब वो वाकई राजनीति में कूदेंगी। मुझे लगता है कि वो तब तक नहीं कूदेंगी राजनीति में जब तक उनको ये ना लगे कि कोई उनको सेफ सीट, जैसे वायनाड राहुल गांधी के लिए लगभग सेफ सीट मानी जाती है अब, जब तक वैसी ही कोई सेफ सीट प्रियंका गांधी को ना दिखे जहां पे वो जीत के आए, तब तक वो रायबरेली भी उन्हें अब सेफ नहीं लगती। बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी अभी अपने जो बेट्स है वो उनको हेज कर रही है। वो आने वाले समय में अपने आप को राजनेता देख रही है क्योंकि वो राजनीति से बाहर नहीं। आने वाला समय कितना और कितना बड़ा, मतलब आप यहाँ पर कहाँ आ गए हैं और कहाँ जाएंगे आप, तो मतलब क्या बचा क्या है विजय जी? प्रियंका जी, मैं एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ हाँ। कि प्रियंका जी के लिए जैसे अभी जिक्र हुआ कि वो जब आएंगी राजनीति, अब वो कब आएंगी राजनीति में, एक तो ये गलत फैक्ट है क्योंकि प्रियंका जी तो आ चुकी, नहीं, आधी अधूरी आती है ना, मतलब आधी अधूरी नहीं, मच हाइप्ड लीडर जिसे कहना चाहिए, वो पॉलिटिकल लीडर। आरती जी की इस बात से सहमत हो कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहती। आप सोचिए ना, पिछली बार तो वो जनरल सेक्रेटरी थी पार्टी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की इंचार्ज भी थी, वेस्टर्न यूपी, और वहाँ, और उन्होंने नारा भी दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या हुआ उसका नतीजा बताइए? वो तो पूरा इलेक्शन उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था ना 2022 का कांग्रेस ने, तो कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से उनको जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो सही नाम है उनका, पॉलिटिकल टूरिस्ट जो है वो, कि जब ज़रूरत हो, जब अच्छा लगे, जो आरती जी जिस बात का जिक्र करें कि जब ठीक गुड्डी गुड्डी लगे तो वहाँ प्रियंका जी को आप खड़ा कर नहीं, कुछ जीत का श्रेय तो उनके खाते में भी कांग्रेस ही देते हैं। और नहीं तो फिर लड़े नहीं, आज ये बात जब आप करते हैं, और बल्कि इसको उल्टे तरीके से देखिए कि राजस्थान, आपने हिमाचल का जिक्र किया, हिमाचल राजस्थान की जो परेशानी है, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता कांग्रेस की जो परेशानी हुई, उसमें एक बड़ा कारण मुझे प्रियंका गांधी को बताया गया कि जिनकी वजह से वहाँ पर एक जो लीडरशिप थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, और हिमाचल में भी करीब करीब वैसे ही, और छत्तीसगढ़ में भी जहाँ वो खुद इंचार्ज रही थी भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच में, तो उसको भी वो कभी नहीं निपटा पाई, बल्कि वो विवाद बढ़ा जिसका पार्टी को नुकसान हुआ। और लीडर वो होता है जो हार की एक लीडर को एक गुट फेवर कर रहा है, एक लीडर को एक गुट फेवर कर रहा है, तो यही चल रहा है। तो लीडर भी यदि एक एक गुट के होंगे तो फिर लीडर कहाँ होंगे? वो पार्टी के लीडर तो वही होगा ना जो सब गुट को एक साथ ले सके और ये हिम्मत दिखाए कि ये जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हार के वक्त आप चुपचाप कहीं बैठ जाते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं, कहीं आ जाते हैं। संगीत रागी साहब हमारे साथ हैं, उनको ज्यादा विस्तार से जानकारी रहती है कहाँ संगीत जी, प्रियंका गांधी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रियंका गांधी को ऐसा नहीं है कि आजमाया नहीं गया है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आजमाया गया था। उनको एक क्षेत्र विशेष का उनको प्रभारी भी बनाया गया था, जैसा विजय जी ने भी कहा, और हमने देखा कि वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए। दूसरी बात, अमेठी और रायबरेली, ये दोनों सीट ऐसे थे जो उन्हीं के निर्देशन में थे, उनके संरक्षण में काम कर रहे थे लोग वहाँ पे, लोग उसका वो मॉनिटरिंग कर रही थी थोड़ा। और इसके बावजूद भी यदि राहुल गांधी हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आती है, उन पर भी जिम्मेदारी आती है। एक बात और है, हिमाचल में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो अंतरकलह था वो भी पार्टी को लेकर के डुबोया वहाँ पर, और मात्र 34,000 या 38,000 वोट का डिफरेंस था पूरे क्रॉस द स्टेट। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो छोटी छोटी पराजय उसे जो मिली है वो मूलतः उनके अंतरकलह का परिणाम है। कांग्रेस ने हराया नहीं, भारतीय जनता पार्टी हारी, अपने से हारी है वहाँ पे। इसके अतिरिक्त हम बात करना चाहें तो देखिए, गांधी परिवार आज के दिन में एक समय था, आज की जनता, यदि आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पतन और भारत की राजनीति में लिटरेसी का बढ़ना, इन दोनों के बीच में एक लीनियर इक्वेशन है। इसलिए कि जहां जहां वोटर कॉन्शियस हुआ है वहां से कांग्रेस साफ होती गई है।
पहले अर्बन फिनोमेना हुआ करता था, रूरल इंडिया कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, बड़ा बेस हुआ करता था। मंडल मूवमेंट के बाद एक ऐसा कॉन्शसनेस आया, राम मंदिर के बाद एक दूसरा कॉन्शसनेस आया। इन दोनों कॉन्शसनेस के बीच में कांग्रेस कहीं पर नहीं फिट बैठी, अपने आप को फिट ही नहीं कर पाई। वो मंडल की तरफ गई तो वो बाद में जाकर के जब दोनों जगह से वो चली गई, क्योंकि उसके सारे वोट बैंक थे। कहा जाता था कांग्रेस के एक ऐसा छाया है जिसके छाता है, जिसके नीचे सारे फैक्शंस हैं, सारे इंटरेस्ट ग्रुप काम करते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे जो जितने भी रीजनल पार्टीज थे उन्होंने कांग्रेस को डिस्प्लेस कर दिया। कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जहां जहां लड़ी है डायरेक्ट, वहां भारतीय जनता पार्टी को एक बार हराती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों ने जब कांग्रेस को हटाया तो क्षेत्रीय पार्टियों को दोबारा कांग्रेस वहां से नहीं हटा पाई, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आप देखें आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कितनों को गिनाऊं, वेस्ट बंगाल है। कांग्रेस जैसे ही तीसरे पायदान पे आ जाती है, वहां से वो चौथे पायदान पे जाती है, लेकिन तीसरे से पहले पायदान पर आने की क्षमता कांग्रेस ने पूरे देश भर में खो दिया है। इसलिए आज मैं इसीलिए कहा कांग्रेस आज उस स्थिति में प्राप्त कर गई है जहां से उसे अपने वास्तविक मूल रूप में लौटना बहुत मुश्किल मुझे। ठीक है, संजय निरुपम ने पूरा डायग्नोसिस एनालिसिस कर दिया है और हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, 400 पार जाने वाली पार्टी आज 40 के लिए भी क्यों संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। संजय निरुपम ने जो वजह बताई है उनमें कितनी सच्चाई है, उसको किस तरह से हमारे एक्सपर्ट देखते हैं, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। विजय जी, बात करें एक एक लॉबी को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रियंका गांधी की बात करी है, हमने सोनिया गांधी की बात करी है, अब राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कांग्रेस को न्याय दिलाने की, देश को न्याय तो बाद में होगा, देश को जोड़े, कांग्रेस को जोड़कर रखने की, वो दोनों ही काम नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है। और राहुल गांधी को समझना चाहिए कि राहुल गांधी को जितना मौका गांधी परिवार में और कांग्रेस में मिला शायद ही किसी नेता को मिला होगा। सबसे ज़्यादा मौका उनको दिया गया। मुझे याद आता है जब वो 2013 में जयपुर में उनका पार्टी का अधिवेशन हो रहा था तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात थी, लेकिन जिस तरह से माहौल बना, सब कुछ हुआ, तो फिर उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जब तक वो रहे तो उसमें 80% से ज़्यादा इलेक्शन कांग्रेस ने हारे उस समय। उन्होंने कोई उस तरह की नई लॉ भी नहीं बनाई जो राजीव गांधी ने NSUI को, यूथ कांग्रेस को एक मजबूत तैयार किया था, एक नया संगठन किया था। जो आज कांग्रेस की आप जनरेशन देख रहे हैं, सेकेंड जनरेशन, वो राजीव गांधी ने उस समय बनाई थी। NSUI और उनके साथ चाहे वो मुकुल वासनिक हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो और तमाम तरीके के नेता। लेकिन राहुल गांधी अपने रास्ते पर चलते रहे। शायद ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे वो याद आ रहा है कि जब जयपुर में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया तो उनका भाषण था और उन्होंने भाषण को शुरू किया कि आज सुबह माँ जो है मेरे कमरे में आई और उसने कहा कि पावर इज पॉइजन, राजनीति एक जहर है। तो वो जहर अगर राहुल गांधी ने समझा था तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। और जो लोग स्वीकार करते हैं वो शिव भी बन सकते हैं, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। या तो आप शिव बन सकते हैं जहर से, या मर भी सकते हैं, या उसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो जहर समझ तो गए, माँ ने बताया, लेकिन उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन स्वीकार करने के बाद उससे नीलकंठ बनने की ताकत या जो स्ट्रेटजी थी वो राहुल गांधी के पास नहीं थी। वो उसका लगातार नुकसान उठाते रहे। एक इनएक्सपीरियंस था तो जो पार्टी में अलग अलग तरीके के पावर ग्रुप्स थे, अलग अलग जो दिग्गज नेता थे जिनकी दुकानें बनी हुई थी, वो उन पर दबाव बनाते रहे और राहुल गांधी हर दिन उनके हिसाब से नीतियों को बदलते रहे, लीडर्स को बदलते रहे, तमाम तरीके के काम वो करते रहे। उसकी वजह से राहुल गांधी लगातार हारते भी गए। आज फिर भी वो फाइटर के तौर पे दिखाई देते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि उनकी इमेज क्यों खराब हुई, क्योंकि वो फाइटर के तौर पर भी हारने लगे थे और वो समझ रहे थे कि ये अब कुछ उनके बस का नहीं रहा है। लगातार लड़ाई रही और सोनिया गांधी जी पुत्र प्रेम की वजह से या जो भी कारण रहा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद भी जब उन्होंने लोकसभा चुनाव हार गई पार्टी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी वो आधे अधूरे मन से, आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है राहुल गांधी जी, लेकिन क्या जो आप पावर सेंटर की है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किसी फैसले से पहले राहुल गांधी की तरफ नहीं देखते? और राहुल गांधी उस जिम्मेदारी से बचने के लिए कहते नहीं सर आप ही अध्यक्ष हैं, आप देख लीजिए। वो कोई रास्ता नहीं दिखा रहे। एक लीडरशिप का तरीका होता है। आज भारतीय जनता पार्टी में 4-4 पॉवर, लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आप अकाउंटेबिलिटी उसकी लेंगे। और खड़गे साहब सोचते हैं कि भाई ये दुकान ही उनकी है। अभी तक खड़गे साहब शायद ये महसूस ही नहीं कर पाए हैं कि भाई वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी फैसला कर सकते हैं।
चलिए उनकी लॉबी और उन पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आरती टिक्कू जी, राहुल गांधी के सलाहकार गलत हैं या ये मान लिया जाए कि हाँ राहुल गांधी जो हैं वो चाहकर भी, तमाम मेहनत करके भी, तमाम यात्राएं करके भी एक फुल फ्लेज पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं खुद को दिखा पा रहे हैं? देखिए राहुल गांधी, मुझे लगता है कि शुरुआत का जो अवतार था उनका, उससे बिल्कुल ये साफ हो गया था कि राहुल गांधी राजनीति में एक अच्छे फिट नहीं है। और जो उन्होंने रीइन्वेंट करने की कोशिश की अपने आप को, उन्होंने केजरीवाल को अपना रोल मॉडल बनाया। आपको याद होगा एक टाइम पे तो वो उनकी तरह ही रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी बनना चाहते थे। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चलने वाला नहीं है, उनकी कंस्टिट्यूंसी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर उन्होंने मोदी जी की कॉपी करना शुरू किया, अपने आप को शिव भक्त बोलने लगे और मंदिर जाने लगे। तो ये जो दूसरों को कॉपी करना और उसमें अपनी रीइन्वेंशन करना, मुझे नहीं लगता है कि जनता, आज की जनता को कम से कम आप इतना बेवकूफ़ बना सकते हैं और वो इस ऐसे मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी बात राहुल गांधी की कि उनको कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो बहुत डीप रूटेड है। वो कई बार खुद भी उन्होंने पुराने स्टेटमेंट्स में कहा है कि वो चाहते तो कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या बन सकते थे। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इससे भी लोग जो है घृणा करते हैं। मैंने कई सारे देश के भिन्न भिन्न शहरों में, गाँव में, मैंने लोगों से अक्सर पूछा है कि वो राहुल गांधी को क्यों नहीं वोट करते, वो क्यों नहीं पसंद करते। ये तो राहुल गांधी उसी फैमिली से आते हैं जिस फैमिली की इंदिरा गांधी थी, जिनको वोट करती थी, जो रूरल जनता की बात कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले। तो लोगों का कहना था, लेकिन ये हमारी भाषा नहीं बोलता, हमारे क्लास का ये हिस्सा नहीं है, ये हमारी तरह सोचता नहीं है। और उनके विपरीत में जब वो मोदी जी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मोदी जी हमारी भाषा बोलते हैं, मोदी जी हमारे सदर पे आ सकते हैं, वो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे रहते हैं, उनका रहन सहन हमारे जैसा है जी। तो जो राहुल गांधी की इमेज जो है, एक एलिटिस्ट इमेज, ये रूरल इंडिया में ये फिट नहीं बैठती। दूसरा उनका कि वो एक नेचुरल पॉलिटिशियन नहीं है, और तीसरा उनका कि ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, इससे अब लोग इम्प्रेस नहीं हो। चलिए, तो ये आपने मोटे मोटे 3 से 4 कारण बताए हैं। संगीत रागी जी, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अगर आपसे पूछूं कि राहुल की जगह कांग्रेस ने अगर किसी और नेता में ये पिछले 10 साल इन्वेस्ट किए होते तो शायद कांग्रेस बेहतर स्थिति में होती, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं थोड़ा सा राहुल पर मैं 1-2 चीज़ें बोल देना चाहता हूँ। देखिए, भारत का नेतृत्व वही कर सकता है जिसको भारत की समझ हो। आप देखेंगे कि जो भी राष्ट्रीय स्तर का नेता रहा है उसको इस पूरे राष्ट्र की समझ होती है। क्षेत्रीय दलों की समझ अपने क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। तेलुगु देशम का चंद्रबाबू नायडू बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो डीएमके है वो वहाँ से बाहर नहीं क्योंकि वो समझ और अपनी सीमा रेखा, उनकी मर्यादाएं तय हैं, वहीं तक रहते हैं। नीतीश कुमार की समझ वहीं तक थी, लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व तक आ रहे, पूरे देश का नेतृत्व, वो फेल कर जाते हैं। कोई भी बीएसपी एक बार जीत करके आती है, उनको पूरे देश की समझ नहीं है। नरेंद्र मोदी उस मिट्टी से निकले हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। राहुल ने इतनी लंबी यात्रा कर ली पैदल, मैंने फिर कहा, तब भी उनको ये समझ नहीं, आप ये कह रहे हैं। मैं फिर कहा, उनकी यात्रा जो थी हेडलाइंस कैच करने वाली थी। नरेंद्र मोदी घर्षण से निकले हैं, वो धूल फाके हैं, वो गांव में जाकर के ऐसे पिए हैं जिनके यहाँ। तो भी राहुल गांधी की गलती है कि वो गांधी परिवार में पैदा हुए हैं और सिक्योरिटी और तमाम रीजन की वजह से वो धूल नहीं फाक पाए। मैं इस कारण से इसका उत्तर देखिए, कहा जाता है ए लीडर इज वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और दूसरी पहचान होती है कि लीडर एक सिचुएशनल लीडरशिप है। आप क्राइसिस को कैसे हैंडल करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक बार आपको क्राइसिस हो जाता है और आप हाथ आपके कांपने लगते हैं, पैर थरथराने लगते हैं। अर्जुन को क्या हुआ था? अर्जुन को तो कुरुक्षेत्र में यही हुआ था ना, वो वही तो, उसको भी तो एंटाइटलमेंट था, लेकिन वहां पर एक कृष्ण जैसा सारथी वहां पर बैठा हुआ था। ये देखो, ये सामने सब मरे हुए हैं, मारो इनको, तुम में क्षमता है, जगाया वो। हनुमान में वही थी। तो राहुल में क्षमता है, सारथी की कमी है? मैं तो राहुल जी में फिर यही बात कर रहा हूँ। राहुल को जैसे मुझे एक गाइड का नायक याद आ जाता है। वो बेचारा जेल से निकल करके आया था,
मंदिर में बैठा, लोगों ने उसको बहुत बड़ा संत मान करके पूजा करने लगा और कहा उपवास कीजिए, आप करेंगे तो 12 दल बरस जाएगा, और 10 दिन उपवास करके वो मर गया। राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता की कमी है, मूलतः वो पॉलिटिशियन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, व्यक्ति के नाते वो बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, व्यक्ति के नाम पर वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक कुशलता चाहिए उसमें सारी चीजें चाहिए आपको। ठीक है, क्षमता, आप में साहस, आप में धैर्य, निपुणता, शतरंज की बाजी आप में कितनी है, आप दुश्मनों को, आप जो विपक्षी है उसको आप परास्त करने की क्षमता क्या है, नए नैरेटिव कैसे बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी में, या वो चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, दोनों में किसी के पास क्षमता हो। हाँ, श्रीमती सोनिया गांधी ने जरूर उस क्राइसिस के समय में कांग्रेस का एक बहुत अच्छा नेतृत्व किया, जिसका लोहा सभी ने माना था। चलिए, और अब बात कर लेते हैं दूसरी लॉबीज की। गांधी परिवार पर तो बात कर ली, लेकिन यहां पर 2 और लॉबी का जिक्र हो रहा है। पहले अध्यक्ष आपकी बात कर लेते हैं। त्रिवेदी अध्यक्ष हैं भी वो, या फिर सिर्फ डमी अध्यक्ष हैं, चुनकर अध्यक्ष बने हैं वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। लेकिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप को पार्टी का अध्यक्ष मानते हैं कि नहीं मानते, ये बात है। जो वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट राहुल गांधी के पास है, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नहीं है शायद, कि वो अपने आप को अब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानते। वो कोई भी फैसला नहीं, आज भी देखिए कांग्रेस में जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, यानी जैसे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन की बात हो, वो सारे निर्णय गांधी परिवार के मदद से होते हैं। गांधी परिवार की मदद से नहीं होते, गांधी परिवार के डायरेक्शन पर होते हैं, चाहे वो सोनिया जी कहें चाहे वो राहुल जी कहें। कोई एक ऐसी मीटिंग मुझे बताइए कि जिसमें केवल मल्लिकार्जुन खड़गे थे और उन्होंने पार्टी का फैसला कर लिया। और शायद इसी वजह से टिकटों के बंटवारे में भी इतनी देरी होती है कि राहुल यात्रा कर रहे होते हैं, गठबंधनों में भी दिक्कत होती है कि वो यात्रा कर रहे होते हैं और वो जब फाइनल करेंगे, वो जब मैंने जो विजय जी ने कहा था ना, पारिवारिक पार्टियां और पार्टी का परिवार की पार्टी में होना, दोनों में यही मूल अंतर है। पारिवारिक पार्टी में सारा नेतृत्व, सारी निर्णय की क्षमता एक परिवार में आ जाती है, और वो कार्य समिति जब गठन करता है तो उसके कार्य समिति के सारे लोग पार्टी से ज्यादा वफादार होने से वो उनके प्रति वफादार होते हैं। यही कारण है कि जय जयकारा कितना भी कुछ हो जाए कांग्रेस पार्टी में, यदि दूसरी जगह होती तो कहता क्या ये बातें जो है क्षेत्रीय स्तर पर क्यों लागू नहीं होती है। भूपेश बघेल को 2 मिनट में उठा करके बाहर निकाल दिया कान पकड़ करके, छत्तीसगढ़ में हारते हैं और कमलनाथ को कान पकड़ करके बाहर निकाल दिया। मेरे कहने का मतलब है, लेकिन ये बात केंद्रीय नेतृत्व पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद है। क्षेत्रीय स्तर पर परिवारवादी पार्टी नहीं है, वो परिवार पार्टी नहीं है। वो खड़गे में पोटेंशियल नहीं है कि वो एक पूरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को एक साउथ के सोच के साथ चलाते हैं, या नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर फ्री हैंड नहीं दिया जाता है। देखिए, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत पहले एस्टैब्लिश किया है कि सामने कोई भी अध्यक्ष हो, सामने किसी का भी चेहरा हो, वो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री भी थे, ये कोई सीक्रेट नहीं है आज की डेट में कि मैक्सिमम डिसीजंस जो थे वो सोनिया गांधी जी के घर से ही आते थे और उनके ही अप्रूवल के साथ आते थे। तो ये कोई आज सीक्रेट नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी डायरेक्टली सोनिया गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं, और कोई नहीं मानने को राज़ी। कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो समर्थन है, वोटर है, वो भी ये नहीं मानते कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास फ्री हैंड है और वो कोई निर्णय ऑटोनमसली ले सकते हैं या इंडिपेंडेंटली। विजय जी, जब ना तो काडर को लॉयल्टी आपके प्रति रखनी है, आपके अध्यक्ष के प्रति, ना ही जो लीडर्स हैं उन्हें आपकी सुननी है, फैसले अगर आप ही को करने हैं तो फिर भाई एक्टिवली अध्यक्ष बनिए, कोई बात नहीं। परिवारवाद के आरोप लगते हैं, लगने दीजिए, मतलब वो तो तब भी लग रहे हैं। नहीं तो वो उसको भी नहीं झेल पा रहे ना, उसी को फेस नहीं कर रहे ना, कि वो ये भी नहीं चाहते कि वो, और मैं उनकी ईमानदारी पे भी शक नहीं करता, क्योंकि राहुल गांधी ने जब छोड़ा 2019 के चुनाव के बाद अध्यक्ष पद, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो नहीं करेंगे, और तमाम दबावों के बाद भी उन्होंने नहीं लिया। लेकिन वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, और जैसे रागी साहब ने कहा कि वो पार्टी का सारा जो लीडरशिप है या जो भी लोग हैं वो देखते ही उनको है, समझे। जैसे एक बड़ा मंदिर होता है ना, तो बड़े मंदिर में मान लीजिए विष्णु मंदिर है, तो विष्णु मंदिर के ही लिए सारी भीड़ आती है, उसमें बहुत सारे मंदिर बने हुए होते हैं हिंदू मंदिर, ठीक है, लेकिन वो वहां पर नहीं जाते। तो वो जब तक पार्टी में ये नहीं होगा, और ऐसा लीडर कई बार आता है, लेकिन खड़गे साहब आज वहां पर नहीं है।
राहुल जी को आप कितना भी दोष दिले, मैं उनको ये ईमानदारी पर शक नहीं कर रहा कि भाई वो उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दोबारा भी बन जाते तो कौन मना करता उनको, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने बाद में भी अध्यक्ष बनने की जब बात आई तो कहा गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है पद छोड़ा लेकिन पावर नहीं छोड़ी। ये संगठन जो है वो उन्हीं का है और उनको लगता है यदि उन्होंने छोड़ दिया तो कुछ डूब ना जाए, हालांकि वो डूब ही रहा है, उसको वो रोक भी नहीं पा रहे। तो वो जो सेंस है उसको थोड़ा सा री इन्वेंट करना पड़ेगा और पार्टी की आइडियोलॉजी पर भी इतना कंफ्यूजन पार्टी में हो गया है। आइडियोलॉजी का आपने जिक्र किया क्योंकि आपको जाना भी है विजय जी, तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो संजय निरुपम ने भी कहा कि आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, यानी कि आप हिंदू मंदिर में जाते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण खुद को बताते हैं, उसके बाद फिर राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर जो बनता है उसके इनॉग्रेशन से आप खुद को अलग कर लेते हैं, उसके बाद भी नहीं जाते हैं। तो आर यू कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग योर आइडियोलॉजी? मतलब वही बात कह रहे हैं ना कि अब जब ये बात होती है कि आइडियोलॉजी को या पार्टी को री इन्वेंट करना चाहिए, लेकिन री इन्वेंट तो तब करेंगे जब आपको समझ में आ रहा हो कि आप किस आइडियोलॉजी पर चल रहे थे। आपने जिक्र किया था नेहरूवियन कांग्रेस का, सेक्युलरिज्म की बात हुई थी, तो क्या पार्टी आज उसके साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है? और यदि समाज बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है, तो आपको उसके साथ जाना, तो एक दिन आप जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे। पार्टी के लीडर्स तो राम मंदिर चले जाएंगे, लेकिन आप डिसीजन करेंगे कि हम पार्टी के लीडर के साथ मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे। कर्नाटक के चुनाव में आप मठ मंदिर चले जाएंगे, जनेऊ पहन लेंगे, फिर अपना गोत्र बताने लगेंगे, फिर किसी दिन और जाएंगे। तो जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा भले ही हिंदुस्तान कहीं जा रहा हूँ, लेफ्ट पार्टीज तो जो है उन्होंने अपना नुकसान कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। तो आज कांग्रेस को तय करना है कि वो हिंदुस्तान के साथ चलना चाहती है या जो उनकी आइडियोलॉजी है वो उस पर भी नहीं चल रहे हैं। किसी भी वेणुगोपाल जो है वो साउथ से आते हैं और साउथ एक ऐसा सदर्न स्टेट्स ऐसा है जो हमेशा कांग्रेस पार्टी को क्राइसिस में भी खड़ा रहा। 1977 के चुनाव में भी जो है वो कांग्रेस को बचाने वाला साउथ के ही स्टेट्स थे। और अभी भी पिछली बार अभी भी आप देखेंगे कि तो तमिलनाडु केरला और ये जो है ये दो ऐसे स्टेट थे जो जिसने कांग्रेस की इज्जत बचाई। पंजाब, केरला और तमिलनाडु, ये तीन बड़े स्टेट थे जहाँ से कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी सीटें आई। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ये जरूर ये देख रही है कि नॉर्थ से उसका बेस पूरी तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों ने खत्म कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदी काउ बिल्ट पार्टी मानी जाती थी उसका एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये लॉबी कितना काम कर रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ पहले जो नेता हुआ करते थे, जो नॉर्थ से नेता हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं पीछे हाशिए पर चले गए हैं और कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के नहीं। एक सिर्फ आइडियोलॉजी पर जिक्र करना चाहूंगा। देखिए आइडियोलॉजी नेहरूवियन सेकुलरिज्म के अंदर भी यदि कांग्रेस पार्टी रहती तब भी बचता। नेहरूवियन सेकुलरिज्म में सावरकर को गाली देना नहीं था, नन तो नेहरू ने गाली दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो गाली देना तो छोड़िए, डाक टिकट जारी किया, अपने अकाउंट से उस समय 10,000 रुपए भी दिए। बसंत साठे जैसे लोग वक्त की कमी है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कुरुक्षेत्र 2024 में आज के लिए बस इतना ही।